हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से कोशिश कर रहे हैं पास होने के लिए। पास नहीं होना हमें, सिर्फ बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है, बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं और एक बढ़िया सा सीएस बन के दिखाना है, राइट। चलिए जी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के बेस चैप्टर को, असेंस को, यानी कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। क्या है ये है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज, यानी कि अब हम ग्रामर के बारे में सीखेंगे। ग्रामर हमें सिखाता है कि राइट इंग्लिश किस तरह से बोलनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर का यूज़ है ना बहुत ज़रूरी है अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए जा रहे हैं। सपोज आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं, उसमें ग्रामेटिकल इतनी मिस्टेक्स हैं तो वो लेटर वैलिड नहीं लगेगा, रिलाय नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि रिलायबल लेटर कौन सा होता है जिसमें कोई गलतियाँ ना हो, गलती की गुंजाइश ना हो। आप लोगों के पास अगर किसी अकेडमी से या फिर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कोई लेटर आता है तो आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। यानी कि बड़े सारे फेक लेटर आ रहे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, इसका आईसीएसआई का फेक लेटर बन जाता है। हम लोग उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करके बता देते हैं कि ये लेटर फेक है या रियल है, क्योंकि कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन इस तरह की सिली मिस्टेक्स नहीं करती है। तो हमें भी ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें पता होना चाहिए कि ग्रामर में क्या चीज़ हमें यूज़ करनी है और क्या चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी है। हाँ, ये चेक करते हैं ग्रामर में हमारे लिए क्या लिख रहा है। बहुत डीप वाली ग्रामर नहीं है, जैसे कि हम लोग 5th to 10th एंड 12th तक करते आए हैं अपनी बुक्स के अंदर, मतलब छोटे लेवल पे जब हम करते आए, जब स्कूल जाते थे, तो उतना डीप नहीं आएगा इसमें ग्रामर का पोर्शन, बट एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया हुआ है। जो चीज़ें हम भूल चुके हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर आउट करने के लिए, जैसे कि स्पीच के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जब हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है और उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनको पहचानते कैसे हैं। एमसीक्यू बनते हैं, सपोज एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तुषार लाइक्स पास्ता, तुषार लाइक्स पास्ता, इसके अंदर नाउन क्या है, इसके अंदर वर्ब क्या है, ये आपको सिलेक्ट करके बताना होगा इन द पोर्शन ऑफ एमसीक्यू। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी आपके इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 1 है बच्चों ये, तो चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलो जी, फर्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। स्पीच का पार्ट्स मतलब जो चीज़ें हम बोलते हैं हम सारा दिन, जो हम बोलते हैं दैट इज स्पीच। और उस स्पीच के पार्ट्स क्या हैं, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर हमने बोला है तो उस सेंटेंस के अंदर क्या क्या पार्ट्स होंगे, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके अंदर पार्ट्स क्या क्या होंगे जी। फर्स्ट होगा हमारे पास नाउन, देन होगा हमारे पास प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन सभी शब्दों का मतलब हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, what is adjective, what is verb, what is adverb, what is preposition, what is conjunction and what is interjections। ऐसे हमें इन सबके मतलब पता हैं, बट थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बचपन का रिवाइज हो जाएगा और जिसे नहीं पता उसका रिवाइज हो जाएगा, मतलब उसे दोबारा से पढ़ने का मौका मिलेगा। और अब ये पढ़ लेना, इसके बाद ये कभी नहीं आएगा आपके सिलेबस में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स बाद में कभी कोई नहीं सिखाएगा आपको, बस ये अभी है जो है लास्ट मौका है आपके पास। उसके बाद आपको कभी सेल्फ ही पढ़ना पड़ेगा या ज़िंदगी भर गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेते रहना, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नाउन। व्हाट इज़ नाउन, हम बचपन में पढ़ते रहते थे नाउन क्या है। नाउन एक ऐसा वर्ड है या फिर नाउन एक ऐसा ऑब्जेक्ट बोल दूँ, कंसेप्ट बोल दूँ, जिसका काम क्या है, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम बताना, किसी भी चीज़ का नाम बताना, किसी प्लेस का नाम बताना। यानी कि अ नाउन इज़ अ वर्ड, कैसा वर्ड है, नेमिंग वर्ड है। अब आपका एमसीक्यू आएगा कि नाउन क्या है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो क्या करता है, जो किसी की या फिर किसी का नाम बताता है। किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी कॉमन इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है। अगर मैं बोलूँ यशस्वी एकेडमी, दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन, किसी जगह का नाम बता रहा है। नेहा, इट्स अ नाउन, किसी पर्सन का नाम बता रहा है। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनका ये नाम बताते हैं। किसी चीज़ का भी नाम बता सकता है, जैसे कि ये बेंच है, दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन। पार्क है, दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन। कार, दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन। तो राहुल टुक द डॉग टू द पार्क, अब इसके अंदर कितने नाउन हैं। फर्स्ट है हमारे पास राहुल, राहुल इज़ ऑल्सो अ नाउन क्योंकि किसी पर्सन का नाम है। डॉग, डॉग इज़ ऑल्सो अ नाउन, क्यों, किसी एनिमल का नाम है। पार्क, पार्क इज़ ऑल्सो अ नाउन, क्यों, किसी थिंग का नाम है। अब आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आता तो यहाँ पर ऑप्शन दिए होते, राहुल इज़ अ नाउन, ऑप्शन नंबर 1, सेकंड में दिया होता डॉग, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड में दिया होता कुछ भी ऑप्शन डाल दिया, जैसे पार्क डाल दिया, और फोर्थ में डाल दिया ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको ऑल ऑफ दी अबव चूज़ करना है, आपको पता होना चाहिए ये है। या फिर ये दिया होता राहुल एंड डॉग, राहुल एंड पार्क,
बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। तो उसमें आपको क्या चूज करना था, बोथ ए एंड बी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे इसमें एमसीक्यू के। द कार मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, ये जो कार है ये बहुत ज़्यादा नॉइज करती है। कौन नॉइज करती है, किसी चीज़ का नाम बता रहा है, वो चीज़ क्या है हमारे पास, कार। क्या करती है, यानी कि एक आइडिया, आइडिया इज ऑल्सो अ नाउन, किसी आइडिया का नाम भी नाउन है। द कार मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, ये नॉइज करती है, बहुत ज़्यादा शोर करती है। तो शोर करना इज ऑल्सो अ नाउन, किसी एक्टिविटी का नाम हो गया ये, तो दैट इज ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, चलो जी, इसी बेसिस पे जब हमने देखा तो हम लोगों ने नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। व्हाट आर दोज 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन एंड सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन। कॉमन मतलब जो कि वेरी कॉमन है, प्रॉपर मतलब जिसका स्पेशली कोई नाम दिया गया है। और व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज प्रॉपर, आइए। कॉमन nouns are the names given in common to all persons, for example डॉक्टर, policeman। तो ये क्या है, ये कॉमन है, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नाम दिया हुआ है। कंपनी सेक्रेटरीज, ये क्या है, कॉमन नाउन है। प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, एक ही क्लास की चीज़ को जो नाम दिया जाए दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये क्या है, कॉमन नाउन्स है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, शॉप, मार्केट एटसेट्रा, दीज आर द कॉमन नाउन्स। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कॉमन नाउन का ही वैसे एक पार्ट होता है, इसलिए इसको स्पेशली बाइफरकेट नहीं किया। जैसे कॉमन नाउन है, किसी एक पर्सन प्लेस को कॉमनली नाम दे दिया, वैसे ही कलेक्टिव मतलब किसी ग्रुप को बोला जाता है इकट्ठा, जैसे कि बैच, कंपनी, यूनिवर्सिटी, क्राउड, फ्लॉक, ट्रूप। तो ये क्या है, ये एक ग्रुप को बोला जाता है। जब एक ग्रुप को बोला जाता है जैसे कि कार्टेल, ये क्या है, आपके कलेक्टिव नाउन है। Common nouns include another class noun known as the collective noun. A collective noun names a group of people, animals or things regarded as whole. For example, batch, company, university, crowd, flock, etc. यानी कि अगर आपको किसी भी पर्सन्स को इन कॉमन बोलना हो, प्लेसेस को बोलना हो, किसी भी सेम क्लास को, तो आप क्या बोल सकते हो, कॉमन नाउन। और अगर वो डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन है बट आप क्या करते हो, उसको इकट्ठा बोलते हो, तो वो क्या है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिमिलर चीज़ों को बोला जा सकता है और यहाँ पर डिसिमिलर चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, अ ट्रुप है, एक असेंबली है, असेंबली में भी क्या सब लोग बैठे हैं, ज़रूरी तो नहीं वो सेम क्लास के हों, डिफरेंट क्लास के हो सकते हैं। जैसे सेमिनार में सब बैठे हैं, तो सेमिनार में सब क्या है, पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, दे नीड नॉट टू बी सिमिलर बट दे आर इन होल, कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ सिंगल नेम। ठीक है, चलो जी, दैट इज कलेक्टिव नाउन। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन, यानी कि व्हेन समवन इज नेम्ड प्रॉपरली। जैसे कि मैं नेहा हूँ, किसी कंपनी का नाम रिलायंस है, लार्सन एंड टर्बो है, दिल्ली, जनवरी, इंडिया, ये सब क्या है, प्रॉपर है, मतलब हम एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट इज प्रॉपर नाउन व्हेन यू नो अबाउट, या फिर व्हेन यू नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या फिर थिंग। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं दैन दैट इज प्रॉपर। जब आप इकट्ठे किसी ग्रुप की बात करते हैं तो दैट इज कॉमन या फिर कलेक्टिव। क्लियर? तो नाउन के अंदर इतना ही है, जैसा हम बचपन में पढ़ते आए थे, किसी का भी नामकरण कर दिया, किसी जगह का नामकरण कर दिया, इंसान का नामकरण कर दिया, वस्तु का नामकरण कर दिया, आइडिया और शामिल हो गया। पहले हम बचपन से आइडिया नहीं पढ़ते आते थे, अभी हम जब देखते हैं, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में एक्सेल करते हैं, यानी कि इंग्लिश को बहुत डीप में ले जाते हैं, जैसे बीए इन इंग्लिश करते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलती है, जैसे कि आइडियाज़ हैं वो भी नाउन के अंदर कवर होते हैं। अक्सर बच्चों का ये डाउट होता है कि आइडियाज़ तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, आइडिया तो कुछ भी हो सकता है। तो आइडिया कुछ भी हो सकता है, तो वो कुछ भी नाउन भी हो सकता है। इसको प्रॉपर नाउन नहीं बोला जाता है, इसको मतलब रिलेटिवली कहीं ना कहीं से निकाला जाता है एज ए नाउन। अगर मैं बोलूँ मेजर कैटेगरीज, तो मेजर कैटेगरीज का हिस्सा नहीं होता, बट इन डीप डाउन जब हम जाते रहते हैं तो आइडिया इज ऑल्सो, मतलब नेम करते हैं हम किसी चीज़ को, किसी आइडिया को, किसी थिंग को नेमिंग करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नाउन। ठीक है, चलिए, नाउन के बाद है हमारा क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के जगह पर यूज होता है। जैसे मैं बार बार अपने आप को नेहा 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 तो नहीं बोलूँगी ना, एक बार नेहा बोल दिया, उसके बाद मैं अपने आप को कैसे डिनोट करूँगी, आई। ऐसे ही सामने अगर आप बैठे हैं, ईशिका में है, तो मैं आपको क्या बोलूँगी, मैं आपको यू बोलूँगी बार बार। या फिर मैं अगर किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही हूँ तो मैं आपके लिए जब वर्ड यूज़ करूँगी दैट इज शी। मैं बार बार आपका नाम नहीं लूँगी, नाम लूँगी तो वो नाउन का रिपीटेशन होगा, और उस चीज़ को कट शॉर्ट करने के लिए, लैंग्वेज को ईजी बनाने के लिए क्या वर्ड आया, दैट इज आवर प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो यही आपका एमसीक्यू बन सकता है कि प्रोनाउन क्या है,
दोज वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब नाउन प्रोनाउन जो है पर्सनल भी हो सकता है एंड रिलेटिव भी हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं या फिर फर्स्ट पर्सन से या फिर किसी के सामने वाले से रिलेट करते हैं डायरेक्टली, जैसे टू रिप्रेजेंट पर्सन और थिंग्स, आई, वी, यू, ही, शी, इट, हिम, यू, अस या देम, जो यानी कि सामने वाले किसी को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करे, दैट इज आवर पर्सनल प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब जब दो चीज़ों को रिलेट किया जाए, ठीक है, यानी कि हम किसी के बारे में विशेषता बता रहे हैं और उसके बारे में कुछ और बात बता रहे हैं, तो वहाँ पर जो नाउन यूज़ होता है दैट इज़ आवर रिलेटिव नाउन। जैसे कि होम, विच, जनरली WH फैमिली वाले जो नाउन होते हैं वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर होम, विच एंड दैट। अ रिलेटिव प्रोनाउन एक्ट एज प्रोनाउन एंड अ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, दो लोगों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि दो सेंटेंसेस को दो जोड़ने का काम करता है। तो जो ऐसा प्रोनाउन है जो प्रोनाउन के जैसे भी काम कर रहा है और कंजक्शन के जैसे भी काम कर रहा है, दैट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि दिस इज द बॉय हु सेव्स माई लाइफ, यानी कि यहाँ पर दो सेंटेंस कैसे होते हैं, दिस इज द बॉय या फिर दैट इज द बॉय ही सेव्स माई लाइफ। अब यहाँ पर हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, दिस इज द बॉय हु सेव माई लाइफ, यानी कि जिसने मेरी जान बचाई थी। अब यहाँ पर मैंने उस बॉय के नाम को रिपीट ना करके एक प्रोनाउन डाल दिया वहाँ पर, दैट इज हु। अब वो जो प्रोनाउन था वो क्या बता रहा है, वो प्रोनाउन उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कि उस लड़के ने मेरी जान बचाई थी। तो क्या है, कहीं ना कहीं रिलेशन क्रिएट हो गया। तो इस तरह से जब रिलेशन क्रिएट होता है किसी प्रोनाउन की वजह से, तो दैट प्रोनाउन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल एज अ पर्सन किसी को रिप्रेजेंट किया, रिलेटिव जब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की गई, रिलेशन को इस्टेब्लिश किया गया, तो दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर, चलिए जी। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेस करना, पोजेस करना बोले तो किसी को अपने मतलब अपनी पोजेशन में रखना, अपनी पोजेशन में रखना मतलब अपनी कस्टडी में रखना। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो आई के साथ मतलब जो जुड़े हुए शब्द होंगे, मी, माई सेल्फ, माई, वैसे ही वी के साथ आवर्स, यू के साथ योर्स, शी, ही, इट के साथ देयर्स, इट्स, तो ये सब क्या है, इनके पोजेसिव प्रोनाउन से। जब भी आई यूज होगा तो आई के साथ मी, माई नहीं आएगा, वी के साथ आवर, अस ही आएगा, यू के साथ योर्स ही आएगा, दी, शी के लिए हम दे भी यूज़ कर सकते हैं, देयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जनरली शी के लिए शी ही यूज़ किया जाता है, हर सेल्फ यूज़ होता है हमारे शी के लिए, ही के लिए हिमसेल्फ यूज़ होता है, इट के लिए इट्स यूज़ होता है, दैम के लिए देयर्स यूज़ होता है। तो इसी तरह से हमारे जो प्रोनाउंस है वो चेंज होते रहते हैं। तो जब पर्सनल प्रोनाउंस के जगह पर कोई प्रोनाउन यूज़ किया जाए तो दैट इज़ आवर पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। प्रोनाउन के बाद है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या, एडजेक्टिव जो हमारी विशेषताएं बताएं, हमारी एडजेक्ट्स बताएं, यानी कि हमारी क्वालिटी बताएं। ठीक है, तो क्या है, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग विच द नाउन नेम्स और टू टेल द नंबर एंड द क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। उसके बारे में कुछ भी स्पेशल बताया जाए तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कि रानी इज अ क्लेवर गर्ल, ये तो पता है कि रानी एक लड़की है, कैसी लड़की है, क्लेवर है। ही गेव मी 6 बुक्स, कितनी बुक्स दी, 6। ही वॉज वियरिंग अ ब्लैक कलर टी शर्ट, तो उसने टी शर्ट डाली हुई थी, दैट्स कॉमन, लेकिन कौन सी टी शर्ट डाली हुई थी, ब्लैक, तो वो ब्लैक जो है वो क्या है, उसका एडजेक्टिव है। 2 or more words can be joined with a hyphen to form a compound adjective. Example, government finance project. अब क्या होता है कि हमें दो चीज़ों को, जैसे कि वेल नोन, तो दो एडजेक्टिव्स को भी हम कई बार हाइफन लगा के जोड़ देते हैं, तो वो भी एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। तो क्या होता है कि एडजेक्टिव सिंपल भी आ सकता है और 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव कंपाउंड होकर भी आ सकते हैं, मिलकर जुलकर आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट होकर आ सकते हैं आपस में। जैसे कि गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे किसने फाइनेंस किया है, गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है, यानी कि दैट प्रोजेक्ट इज अ गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट कैसा है, गवर्नमेंट फाइनेंस। यहाँ पर 2 चीज़ें आपकी एज एन एडजेक्टिव यूज हुई हैं। तो एडजेक्टिव सिंपल सी बात क्या है, एडजेक्टिव वो चीज़ है या फिर एडजेक्टिव वो वर्ड है जो आपको डिस्क्राइब करेगा, पॉइंट आउट करेगा, दूसरों से अलग दिखाएगा या फिर आपकी क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, यानी कि किसी भी वे में आपको और ज़्यादा इलेबोरेट करेगा। तो एडजेक्टिव इज द वर्ड विच इलेबोरेट इट्स नाउन।
क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। एडजेक्टिव के बाद है हमारे पास वर्ब्स। अब किसी भी सेंटेंस में ना वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब मतलब कुछ ना कुछ तो काम हो रहा होगा ना, कुछ तो कर रहा है। ही स्लीप्स, ही रन्स, द बेल रिंग्स, ही ईट्स, ही स्लीप्स। तो क्या है, कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है। तो वर्ब क्या बताता है? वर्ब हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी कि वो जो पर्सन व जो थिंग जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या कर रही है, कुछ तो कर रहा होगा। तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और asserts समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। ऐसी चीज़ जो किसी पर्सन के बारे में कुछ बताती है, किसी थिंग के बारे में कुछ बताती है, दैट इज वर्ब। यानी कि किसने क्या किया, कौन बंदा क्या काम कर रहा है, दैट इज अ वर्ब। वर्ब कम्स फ्रॉम लेटिन वर्बम। वर्ड जो आया है वर्ब, वो कहाँ से आया है? एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब था वर्बम। वर्बम का मतलब होता है कोई शब्द, और ऐसा शब्द जो किसी के बारे में कुछ बता जाए। सो इट इज़ कॉल्ड बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। तो वर्ब जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सेंटेंस क्यों बोला जाता है? बताया होता है ना कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो अ वर्ब में टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज। किसी इंसान ने या फिर किसी चीज़ ने क्या किया। जैसे रोहित भागा, द बेल रिंग्स, रोहित रन्स, द बेल रिंग्स। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग। किसी इंसान के साथ क्या हुआ, वो भी वर्ब है। जैसे कि राम इज बीटन, राम को पीटा गया, तो राम इज बीटन, राम के साथ क्या हुआ? बेचारे को पीट दिया गया। यानी कि आपने क्या किया या आपके साथ क्या हुआ, दोनों ही पार्ट हैं किसके? वर्ब के। द डोर इज ब्रोकन, द डोर इज ब्रोकन, तो यानी कि ब्रोकन क्या है? वर्ब, कुछ हुआ है, ठीक है। अब एक सेंटेंस लेती हूं मैं आपसे। इशिका सिट ऑन अ ब्रोकन चेयर, ठीक है। इशिका एक ब्रोकन चेयर पर बैठ गई। अब यहां पर वर्ब क्या है? दिस इज वर्ब, ठीक है। ऑन अ ब्रोकन चेयर, अब चेयर पर बैठी थी, वो चेयर कैसी थी? ब्रोकन। यहाँ पर जो ये ब्रोकन वर्ड यूज हुआ है दैट इज एडजेक्टिव। मैंने ये सेंटेंस एग्जांपल इसीलिए लिया ताकि आप ब्रोकन को एज एन वर्ब मान के ना चलो। ब्रोकन कोई खुद में वर्ब नहीं है, देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में किस तरह से यूज हुई है। जैसे द डोर इज ब्रोकन, दरवाजा टूटा हुआ है या दरवाजा टूट गया, तो क्या है? दरवाजे के साथ कुछ हुआ, क्या हुआ? टूट गया, तो उस टाइम में वो वर्ब है कि वो टूट चुका है। अब ये चेयर क्या है? वो ऑलरेडी ब्रोकन है, तो वो ब्रोकन चेयर जो है उस चेयर की क्वालिटी बता रही है, उस चेयर की पॉइंट आउट कर रही है कि वो चेयर टूटी हुई है। तो इशिका सिट्स ऑन अ ब्रोकन चेयर, इशिका बैठ गई है एक ब्रोकन चेयर पर। तो इशिका ने क्या किया? इशिका बैठी, दैट इज वर्ब। इशिका ने कुछ काम किया, यानी कि पर्सन डिड समथिंग, तो इशिका बैठी। ऑन अ ब्रोकन चेयर, किस पर बैठी? टूटी हुई चेयर। तो ये टूटी हुई चेयर क्या है? इट्स एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज एज। द बॉय इज हर्ट, द चेयर इज ब्रोकन, आई फील सैड। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या हुआ कि द बॉय इज हर्ट, बॉय कुछ फील कर रहा है। तो यहाँ पर जब इस तरह की बात बोली जाती है तो क्या होता है कि वो कुछ फील कर रहे होते हैं, उनकी फीलिंग्स बताई जाती है। हेंस अ वर्ब इज यूज्ड टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और सम और थिंग। यानी कि वो बॉय क्या है? वो हर्ट है, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या काम किया? वो हर्ट हो चुका है। द चेयर कैसी है? वो ब्रोकन है। आई फील सैड, तो यहाँ पर उनकी फीलिंग्स क्या है? सैड वाली है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर कुछ हुआ तो है। हमने बचपन से क्या पढ़ा था? जो किया जाए, यानी कि जो किसी चीज़ के करने का आभास दिलाए, दैट इज वर्ब। क्रिया का किया जाना ही क्रिया कहलाता है, समथिंग ऐसा हमने पढ़ा था बचपन में, तो वो वर्ब होता है। अब यहाँ पर जब आप बड़े लेवल पे आते हो तो वर्ब को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। हमारे कर्ता ने क्या किया, यानी कि हमारे सब्जेक्ट ने क्या किया, जिसके बारे में बात की जा रही है उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, और वो करंटली किस स्टेट में है, क्या फील कर रहा है। तो वो जो फील कर रहा है वो क्या है? फीलिंग करना भी तो एक काम है ना। अब वो फीलिंग, पर्टिकुलर फीलिंग इज नोन एज अ वर्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एडवर्ब्स। नाउ व्हाट इज एडवर्ब? दो वर्ड है इसके अंदर, एड वर्ब, जो वर्ब में ऐड करे, ठीक है। तो क्या है? व्हेन एडजेक्टिव क्वालिफाइज और ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव ने क्या किया था? नाउन को क्वालिफाई किया था या नाउन को एलैबोरेट किया था।
So adverbs modify the meaning not only of verb but also of adjective, preposition and conjunction. तो यानी कि ये तो बात क्लियर है कि ऐड करेगा किसको, वर्ब को, वर्ब के बारे में ही कुछ बताएगा. अब वर्ब चाहे एडजेक्टिव हो, प्रेपोजिशन हो, कंजक्शन हो, उनके साथ भी वो ऐड ऑन होगा, उनको भी कुछ ना कुछ बताएगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. द स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली. अब इसके अंदर क्या है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट था क्या, यानी कि ये भी लिख सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टर फाइंड्स टू इन्वेस्ट वाइजली. ठीक है, अब ये डिफिकल्ट था यानी कि बता रहा था कि बहुत मुश्किल होता है उनके लिए कि इन्वेस्ट करना. तो ये जो मुश्किल वर्ड है ये क्या है, डिफिकल्ट वर्ड, ये एडजेक्टिव है. अब इस एडजेक्टिव को और इलेबोरेट किया, क्या इलेबोरेट किया, और ज़्यादा इलेबोरेट किया, तो ये वेरी डिफिकल्ट हो गया. यानी कि इसने एडजेक्टिव को भी इन्हेंस कर दिया. वर्ब के साथ तो लगा हुआ है, काम क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है. तो ये इन्वेस्ट का तो बता ही दिया कि बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन साथ साथ क्या, साथ साथ ये उसके एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है. जैसे कि द फर्स्ट एडवर्ब वेरीफाई मॉडिफाइज द एडजेक्टिव डिफिकल्ट. यानी कि इस एडवर्ब ने क्या किया, पहले तो इस डिफिकल्ट को और स्ट्रेंथन कर दिया, और स्ट्रॉन्ग कर दिया. एंड द सेकेंड एडवर्ब वाइजली मॉडिफाइज द वर्ब इन्वेस्ट. और जो सेकंड है वाइजली वाला, इसने क्या किया, इसने उस इन्वेस्ट को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया. अब इन्वेस्ट कैसे करना है आपको, ये तो ठीक है इन्वेस्ट करना है, एक इन्वेस्ट तो ऐसे अंधाधुंध भी कर सकते हो आंखें बंद करके, एक आपको इन्वेस्ट करना है वाइजली. यानी कि एडवर्ब भी क्या है, एडवर्ब भी ऐसे वर्ड हैं जो कि क्वालिटी बताते हैं या फिर उसको डिफाइन करती हैं. साधारण शब्दों में बोलूँ तो इलेबोरेट करते हैं. ठीक है, अगर पर्टिकुलर एक लैंग्वेज की तरफ से बोलूँ दैट क्वालिफाइज या फिर डिफाइंस अ पर्टिकुलर थिंग, अ पर्टिकुलर वर्क, अ पर्टिकुलर वर्ब. लेकिन अगर मैं साधारण लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो और ज़्यादा इलेबोरेट, और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जिसको बोला जाए दैट इज एडवर्ब. ठीक है, वो ज़्यादा आपको करके दिखाती है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है आपका, द CEO के बारे में बात हो रही है. तो वो क्या है, इज एन एक्सेप्शनली अ शार्प मैनेजर. अब वो क्या है, शार्प मैनेजर है. ठीक है जी, अब ये जो शार्प है ये क्या है, एडजेक्टिव. कैसे शार्प है, एक्सेप्शनली शार्प है, मतलब इतने शार्प है जितना हद है, मतलब कोई हो ही नहीं सकता, एक्सेप्शन है वो एक. तो ही इज़ एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर. तो इस एक्सेप्शनली ने क्या किया, इस एडजेक्टिव वाले शब्द में 4 चांद लगा दिए, यानी कि एडजेक्टिव को और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया. तो एडवर्ब क्या कर रहा है, उस शार्प को वैल्यू दे रहा है, उस शार्प की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है. तो CEO इज़ एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर. ठीक है जी. सो द कैश काउंटर इज़ राइट बिहाइंड यू. अब ये क्या बोल रहा है कि जो कैश काउंटर है वो बिल्कुल आपके पीछे है. बिहाइंड इज अ प्रेपोजिशन. ठीक है, प्रेपोजिशंस भी करेंगे अभी. द कैश काउंटर इज राइट बिहाइंड यू, जो बिहाइंड वर्ड है दैट इज अ प्रेपोजिशन. अब हम इस प्रेपोजिशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि किसके पीछे है, बिल्कुल आपके पीछे है. तो कैश काउंटर इज राइट, तो ये राइट वर्ड क्या है, ये राइट वर्ड यहाँ पर एडवर्ब है. ठीक है, एडवर्ब क्या कर रहा है, ये प्रेपोजिशन को इलैबोरेट कर रहा है. ठीक है, यानी कि ये सिर्फ वर्ब्स को नहीं, एडजेक्टिव को भी करेगा, प्रेपोजिशन को भी करेगा और कंजक्शंस को भी कर सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वी हैव गिवन दिस बुक टू यू ओनली बिकॉज यू आर अ गुड रिव्यूअर. या क्या बोलता है कि वी हैव गिवन दिस बुक टू यू ओनली, हमने ये बुक्स आपको सिर्फ इसलिए दी है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दी है क्योंकि आप एक अच्छे पढ़ने वाले हैं या फिर एक अच्छे रिव्यूअर हैं. ठीक है, अब मैंने आपको कोई काम सिर्फ इसलिए किया है, मैंने कहा वैसे हम ये काम करते रहे बट आपके लिए स्पेशली किया है, ओनली फॉर यू, दैट ओनली इज़ फॉर यू. तो उसके आगे की जो बात है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, यानी कि जो कंजक्शन है, इस कंजक्शन को स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे रहा है हमारा क्या, ओनली. मैंने सिर्फ आपके लिए ये काम किया है, मैंने सिर्फ आप ही को ये बुक दी है, ओनली यू, बिकॉज यू आर अ गुड रिव्यूअर, बिकॉज यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. तो क्या है, ये ओनली जो वर्ड है उस बिकॉज को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है. यानी कि एडवर्ब ओनली मॉडिफाइज द कंजक्शन बिकॉज. यानी कि जो ये ओनली वाला एडवर्ब था, ये जो ओनली वाली चीज़ थी, इसने किसको कन्फाई किया, किसको मॉडिफाई किया, बिकॉज को. बिकॉज को स्ट्रेंथन कर दिया कि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप एक अच्छे रिव्यूअर हैं. ठीक है, तो एडवर्ब क्या करेगा, किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन को, कंजक्शन को
इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एक सेंटेंस लिखा जाएगा और पूछेगा बताओ किसको स्ट्रेंथन किया गया है, किसको मॉडिफाई किया गया है, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन को, कंजक्शन को, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या आ सकती है, सेकंड चीज़ पूछेगा कि फाइंड द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो उस टाइम आपको एडवर्ब फाइंड आउट करके लिखना होगा, ठीक है। या फिर वो पूछेगा कि ये कौन से वाले को स्ट्रेंथन कर रहा है, या फिर इसमें कंजक्शन क्या है, इस तरह से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। या फिर एडवर्ब से पूछा जा सकता है कि एडवर्ब है क्या, ठीक है। चलो जी, इतना क्लियर, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है कि हमें बहुत बार चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो जनरली ये जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो नाउन के आसपास यूज़ होता है, ठीक है। पहले नाउन के आसपास यूज़ होता था क्योंकि लोगों को लगता है एज पर द ग्रामर कि इनएलिगेंट है कि प्रेपोजिशन हमें सिर्फ नाउन से पहले ही यूज़ करनी चाहिए, बाद में नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। या फिर प्रेपोजिशन से कोई सेंटेंस खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसका सिर्फ कोई ग्रामेटिकल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। हम लोग ये मानते हैं कि जो प्रेपोजिशन है वो क्या करती हैं, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करती हैं। जैसे कि लुक बिहाइंड यू या फिर लुक एट द बोर्ड, तो क्या लुक और बोर्ड के बीच में क्या है, वो प्रेपोजिशन ने उस चीज़ को कंप्लीट किया है, जोड़ा है उन चीज़ों को, या फिर एक रिलेशन सा बिल्ड किया है, डिफाइन किया है पर्टिकुलर किसी चीज़ को कि आपको क्या करना है, किस पर देखना है, क्या करना है। तो ये नाउन को स्ट्रेंथन करता है, नाउन की रिलेशनशिप बताता है किस चीज़ से, टाइम से, प्लेस से, या फिर उसका क्या करना है, किधर देखना है, डायरेक्शंस क्या हैं उसकी। तो ये सब चीज़ें हैं, टाइम, प्लेस, डायरेक्शंस, इन सब चीज़ों से क्या करता है, आपको लिंकअप करता है कौन, प्रेपोजिशंस, ठीक है। अब पुरानी धारणा ये थी कि ग्रामेटिकल में प्रेपोजिशंस हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज़ होनी चाहिए क्योंकि वो दो सब्जेक्ट्स को, दो वर्ड्स को लिंक करता है, ठीक है। दो सेंटेंसेस को जो लिंक करे दैट इज कंजक्शन, दो वर्ड्स को जो लिंक करे दैट इज प्रेपोजिशंस, ठीक है। अब प्रेपोजिशन में क्या किया, उसने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया दो चीज़ों के बीच में कि देखो कहाँ, बोर्ड पर, ठीक है। एप्पल ऑन द टेबल, तो एप्पल इज ऑन द टेबल, एप्पल कहाँ है, टेबल के ऊपर है, ठीक है। सेट ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बैठे, नीचे नहीं, ठीक है। तो क्या, लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखे, तो वो क्या है, वो सब चीज़ें प्रेपोजिशन हैं जो आपको दो शब्दों को जोड़ रही हैं, ठीक है। दो सेंटेंसेस को नहीं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन पहले के लोग मानते थे या फिर पुरानी हमारी धारणा ये है कि जो प्रेपोजिशन है उसका वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, लेकिन इसे ना सेंटेंस के बीच में लगाना चाहिए, पीछे आगे मत लगाओ क्योंकि ना ये अच्छा सा नहीं लगता। हम लोग बचपन में जब फिल इन द ब्लैंक्स करते थे एज पर द ग्रामर, तो हम क्या देखते थे कि ये जच रहा है नहीं जच रहा, जो जच रहा होता था उसको लगा देते थे। आज तक भी बच्चे करते हैं, दो सेंटेंस पढ़ के ये वाला जच रहा है तो ये सही होगा, तो हम लोग जचता हुआ देखते थे। वैसे ही कुछ ऑथर्स ने क्या किया, हमारी उसी कॉन्सेप्ट को उठाया, सेंटेंस जचना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग ना बदले और सेंटेंस जचे, वो प्रेपोजिशन ठीक है। क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि 1 सेंटीमीटर इधर 1 mm उधर, ऐसा तो कोई रूल है नहीं। कोई भी वर्ड कहीं पे यूज़ करो, बस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे जो राइटर्स हैं, आप अगर नॉवेल्स पढ़ते हैं तो लुक एट, विद द, ये हमेशा कई बार लास्ट में भी यूज़ होते हैं। हाउ डेयर यू टू लुक एट दिस, या फिर ये तो जनरली हो गया, हाउ डेयर यू टू लुक एट, आपने देखने की कोशिश कैसे की। पूरा सेंटेंस कंप्लीट ना करके बीच में ही काट देते हैं, उससे क्या होता है, वो सनसनी सेंटेंस बन जाता है। और जो नॉवेल्स होती हैं या फिर जो ऐसे राइटर्स होते हैं, वो तो चाहते हैं कि उनका कंटेंट सनसनी सा बने, अट्रैक्टिव सा बने, डिफरेंट सा बने, तो इस चीज़ के लिए वो इसको लास्ट में यूज़ अप करने लगे हैं। क्योंकि ग्रामर ने रोका नहीं है आपको, ग्रामर ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया नहीं। तो ये पढ़ते हैं क्या बोलता है, A preposition by definition is placed before a noun or its equivalent in order to show its relationship in terms of time, place, things, directions। इस तरह से आपको बताया जाता है। जैसे कि the space above the room houses the conference facilities, जो ऊपर का, घर के ऊपर का जो space है उसको हम conference के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, हम लोग अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम बता रहे हैं कौन से वाला स्पेस, अबव वाला स्पेस। देयर आर हार्डली एनी रूल्स गवर्निंग द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, जो मैं आपको बता रही थी कि अभी कोई रूल्स तो है नहीं कि प्रेपोजिशंस कैसे यूज़ करनी है। सम पीपल फील दैट इट्स इनएलिगेंट टू पुट देम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, कुछ लोगों को लगता है कि इसको सेंटेंस के लास्ट में नहीं छोड़ना चाहिए, सिंस दे आर बेसिकली यूज्ड एज लिंकअप वर्ड्स। तो ये लिंकअप वर्ड्स है, इसलिए इसको सेंटेंस के लास्ट में ना छोड़े, सेंटेंस के बीच में यूज़ करें। लेकिन however, Fowler point out almost all our greater writers have allowed themselves to end a sentence or a clause with a preposition। थंब रूल क्या कहता है ग्रामर का, the sentence should read well,
सेंटेंस अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ा जा रहा है मतलब उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, जैसे कि ही पास्ड अवे, इसका मतलब क्या होगा, वो पास हो गया या वो पास हो गया, मतलब वो चले गए, दुनिया से चले गए। तो इस तरह से यूज़ ना करो कि सेंटेंस का मतलब ही बदल जाए, लेकिन आप इस तरह से यूज़ करो कि आपका जो मतलब है वो भी क्लियर हो और आपका जो सेंटेंस है वो अट्रैक्टिव भी हो। It is a largely the usage that determines the choice of preposition. American tends to drop them, but it is largely colloquial. A wrong preposition certain changes that intended meaning. Therefore, we have to learn the use of preposition carefully. All standard dictionary list the root words along with different preposition or adverbial phrases also show the difference in the meaning. जैसे कि हम लोगों ने जब सेकेंड चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर बहुत सारी प्रैपोजिशन को यूज़ करके हम लोगों ने क्या बनाए थे, अपने इडियम्स बना लिए थे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म फ्रेजेस के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो वेन एवर यू आर यूजिंग एनी प्रैपोजिशन विद इन कॉम्बिनेशन टू अदर वर्ड्स, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग है। ऐसा नहीं कि सत्यानाश कर दो हर चीज़ों को, यानी कि अगर पास्ट अवे आपने डायरेक्टली किसी पर्सन के साथ लगा दिया तो न्यूज़ क्या जाएगी कि भाई फलाना बंदा तो चला गया, दुनिया से ही चला गया। तो उसी तरह से आपको हर वर्ड लगाते हुए क्या देखना है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग चेक करना है। बस सेंटेंस का मीनिंग ना बदले, प्रैपोजिशन आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्रैपोजिशन की वजह से अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है, क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। यूज एज पर सेंटेंस, सेंटेंस की जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैपोजिशन यूज़ करनी है। जैसे कि कुछ का मीनिंग दिया हुआ है जो जनरल मीनिंग है, जैसे कि अबाउट, अबाउट किसी के बारे में बताते हैं कि अब इतना रह गया, इतना रह गया, या फिर इतना फैला हुआ है, इट्स अबाउट टू मूव। तो क्या है कि ये मूव या स्प्रेड जनरली इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक्रोस, अंडरस्टूड, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर एक दूसरे बंदे को समझने के लिए, व्हेनेवर आई केम अक्रॉस टू यू, जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तब देख लेना। तो क्या होता है कि वो समझने के लिए यूज़ किया होता है। गो अहेड, मेक प्रोग्रेस, अलोंग, मैनेज, हम साथ में बोलते हैं ना कि आई विल मैनेज इट अलोंग विद, है ना, अलोंग, साइड बाय साइड, तो मैं उसको मैनेज कर लूँगा। एट, गेन एक्सेस टू, यानी कि इस पर देखो, ऐसे चलो, वैसे करो। तो एट मतलब हम किसी प्रॉपरली चीज़ को देखते हैं, जैसे लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, तो क्या है, गेन एक्सेस टू, एक्सेस ले लो इसका। अवे, गो अवे, एस्केप, ओवर, ओवर मतलब किसी चीज़ को भूलने के लिए लिखा जाता है, जैसे कि गेट ओवर दैट इंसिडेंट, तो क्या है, आपको उस चीज़ को भूलना है। राउंड, परसुएड, यानी कि कोई चीज़ किसी के आसपास घूमती रहती है तो उसके आसपास उसको अट्रैक्ट कर रही है, परसुएड कर रही है उसको, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रैपोजिशंस। आगे चले, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज आवर कंजक्शन। कंजक्शन जोड़ने का काम करती है। आपकी बुक्स में एक ही तरह की कंजक्शन है, दैट इज कोरिलेटिव कंजक्शन, बट जनरली कंजक्शंस जो हैं वो दो तरह की होती हैं। मैंने आपके स्लाइड्स में नहीं लिखा जस्ट बिकॉज होती नहीं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में होती हैं क्या। एक कंजक्शन को बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरी तरह की कंजक्शन को बोला जाता है कोरिलेटिव। एज द नेम सजेस्ट, ये चीज़ों को कोऑर्डिनेट करती है, आस पास लेकर आती है, मिलाती है। एंड कोरिलेटिव इज जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताए, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम बता सकती है, डायरेक्शंस बता सकती है, किसी भी तरह का रिलेशन बता सकती है। दैट नाइदर यू नोर दैम, ना तो तुम आओगे ना वो आएंगे, दोनों के बीच में रिलेशन हो गया ना, कंबाइन, आइदर दिस और दैट, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन हो गया, यानी कि हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हमें चाहिए, ऑल्सो, बोथ, वेदर, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दोनों के बीच में रिलेशन बता रही हैं। देन यानी कि ही इज़ हैवियर देन यू, तो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन बता रही हैं। तो जिस तरह से रिलेटिव चीज़ें जो होती हैं, जो दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करती हैं, वो होती हैं कोरिलेटिव। सीधी सादी भाषा में जो सिर्फ कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ती हैं, जैसे कि राम एंड श्याम आर, राम इज़ रिच एंड श्याम इज़ पुअर, तो क्या है, इन्होंने सिंपल सा जोड़ा है, कोई रिलेशन नहीं बता रही है। दोनों सेंटेंसेस थे, जैसे कि दो सेंटेंसेस है हमारे पास, राम इज़ रिच, श्याम इज पुअर, दो सेंटेंसेस हैं। फुल स्टॉप हटा के हमने यहाँ पर अगर एंड लिख दिया तो ये क्या हुआ, दो सेंटेंसेस को हमने कोऑर्डिनेट कर दिया।
इस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और उसके अलावा अदर जो हैं, जैसे कि आपके क्या हो, जो पेयर्स में आते हैं, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन हैं, जो दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है आपका कोरिलेटिव कंजक्शंस। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को आपने पहले पढ़ा होगा, बट इसका नाम इंटरजेक्शन नहीं पढ़ा होगा, आपने एक्सक्लेमेशन पढ़ा होगा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन से तो अब सबको याद हो गया। तो क्या है, इंटरजेक्शन ऐसे शब्द हैं विच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग। They may not form part of its grammatical structure. Some of the common instructions are hi, alas, oh, wow. तो ये सब चीज़ें क्या है, जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं तो दैट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर नोन एज इंटरजेक्शंस। यानी कि हम लोग दो सेंटेंसेस के बीच में अपनी फीलिंग्स को फॉर्म कर रहे हैं, फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। जब हम लोग ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस काफ़ी होते हैं अपनी फीलिंग्स शो करने के लिए, बट व्हेन यू आर डूइंग इट इन द रिटन फॉर्म तो हम लोगों को ये वर्ड से शो करना पड़ता है कि एक्चुअल व्हाट वी आर फीलिंग, क्योंकि सेंटेंसेस उस तरह से लिखे जाने चाहिए कि जो आपकी एग्जैक्ट फीलिंग को बताएं। तो आप लोग यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरजेक्शन। ठीक है, अब एक स्पीच के पार्ट हम पूरी कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द स्पीच। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि स्पीच के साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी तक के लिए इतना था, और ये इस चीज़ को आप अपने मॉड्यूल से लाइन टू लाइन करेंगे। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप तक आ जाएंगे 1-2 दिन में, तो इसके प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। क्लियर है? तो ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, इसको लाइन टू लाइन रीड करना। और अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर ऐसे कंजक्शन, प्रेपोजिशन ही बताने पड़ेंगे लोगों को, बट आपको खुद क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि व्हाट इफ़ अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो और आपको किसी चीज़ का मतलब ही नहीं पता, हालांकि आपको ग्रामेटिकली किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, बट आपके माइंड में क्लियर होगा तो आपसे गलतियाँ दोबारा नहीं होगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करनी है इसकी, और अपनी लाइफ में अपनी कम्युनिकेशन को, अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने की भी तैयारियाँ करनी है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपने मॉड्यूल से लाइन टू लाइन पढ़ो, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो पूछो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।